न्यू ईयर पर हर साल हमारे देश की जनता इतनी दारू पीती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लड़खड़ाते हुए पैर हमारे देश के लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोरोना जैसी महामारी में भी इन्हें टॉप प्रायोरिटी मिली थी और देश के सभी राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट से ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुछ भी हो लेकिन उनके ठेकों को खोल दिया जाए। और हर नया साल दारू के नंबर्स में एक नया रिकॉर्ड लेके आता है। हमारी मासूम जनता, जो कि इतनी मासूम खैर है नहीं, वो न्यू ईयर पर इस तरह दारू पीती है कि कल का सूरज शायद से उगेगा ही नहीं। उनके लिए मानो कि 12 बजे दुनिया खत्म ही होने वाली है, तो जितनी भी पी सको पी लो। अगर मैं आपको कुछ बीते सालों के नंबर्स बताऊं तो 2019 के न्यू ईयर पर दिल्ली में कुछ 16.5 लाख की दारू की बोतल बेची गई थी, जिसका इकलौता एक्साइज कलेक्शन एक दिन का 16.4 करोड़ रुपए बैठता है। इसी तरह से 2023 के न्यू ईयर ईव पर यानी 31 दिसंबर 2022 के दिन दिल्ली में 20,30,000 बॉटल्स बेची गई थी, जिससे दिल्ली सरकार ने 45 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई की। और उसी आखिरी हफ्ते में 1 करोड़ 10 लाख बॉटल खरीदी गई थी, जिसकी कीमत 218 करोड़ रुपए बैठती है। और ये नंबर्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि बाकी स्टेट्स भी इसमें शामिल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उत्तर प्रदेश ने 2019 में 50 लाख लीटर दारू गटक ली थी और इसी तरह केरला ने 2022 के न्यू ईयर पर 96 करोड़ की दारू और 2023 के न्यू ईयर पर 107 करोड़ की दारू गटक ली थी। और उसी साल के आखिरी हफ्ते में इन्होंने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच में दिल्ली वासियों को भी पीछे छोड़ दिया और 686.28 करोड़ की दारू केरला वासियों ने पी थी। कर्नाटक में ऑन दी अदर हैंड उसी साल के आखिरी हफ्ते में 1262 करोड़ की इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर यानी दारू खरीदी गई थी। और उसी तरह से तेलंगाना वालों ने भी 2023 के न्यू ईयर पर 400 करोड़ की दारू पी थी। साथ ही में आंध्र प्रदेश भी है, जिन्होंने 2021 के न्यू ईयर पर कुछ 100 करोड़ की दारू गटक ली थी। और ऐसे कई और स्टेट्स और कई और शहर हैं जिन्होंने ऐसे ही करोड़ों की दारू हर बार हर नए साल पे गटकी है। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये दारू और पैसों का रिश्ता कितना अनोखा है और ये हमारी सरकारों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो क्या सच में हमारी पूरी इकोनॉमी इन लड़खड़ाते हुए पैरों पर यानी दारू पर टिकी हुई है? और ये लड़खड़ाते पैर हमारी देश की इकोनॉमी को कितना संभाल पाते हैं और कितने इम्पोर्टेंट है? इसके साथ साथ दारू का बिजनेस हमारी सरकार के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानना शुरू करते हैं। तो अल्कोहल का जो ग्लोबल मार्केट है वो 1448.2 बिलियन डॉलर्स का है और बिलियन का मतलब अभी के लिए 83 करोड़ रुपए है। तो इस पूरे नंबर को आप 83 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लो और खुद जान लो कि ये मार्केट कितना ज्यादा बड़ा है। और इतने बड़े मार्केट में सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है हमारा प्यारा भारत, जिसका मार्केट साइज 52.4 बिलियन डॉलर्स का है। वापस से बिलियन है, मल्टीप्लाई कर लेना। और अगले 5 सालों में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 64 बिलियन डॉलर्स तक होने वाला है। और ये अल्कोहल इंडस्ट्री हमारी टोटल जीडीपी का 2% का हिस्सा रखती है और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 80 लाख लोगों को रोजगार भी देती है, तो इतनी बुरी भी नहीं है। और ज्यादातर स्टेट्स के लिए ये अल्कोहल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आया हुआ पैसा उनकी स्टेट का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है। और स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 के लिए इंडिया ने 47,500 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो शराब हमारे देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जहां एक तरफ हमारे कुछ स्टेट्स 20% तक का रेवेन्यू इस शराब के बिजनेस से जनरेट कर रहे हैं, वहीं बिहार और गुजरात जैसे स्टेट्स ने इसे बैन क्यों कर रखा है? और अगर इससे इतना ही पैसा आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक इसे जीएसटी के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो इसकी शुरुआत होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के अंदर शराब को एक स्टेट सब्जेक्ट माना गया है, यानी अल्कोहल के प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके कॉस्ट से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके सभी चीजें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और इससे जुड़े हुए सभी रूल्स और रेगुलेशन स्टेट को बनाने की ही अनुमति है। और शराब के कंजप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये 3 तरीके के स्टेट्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है ड्राई स्टेट, जहाँ पर मेडिकल पर्पसेस के अलावा शराब पूरे तरीके से बैन है, जिसमें गुजरात, बिहार, लक्षद्वीप, नागालैंड और मिजोरम जैसे स्टेट्स शामिल हैं। दूसरा टाइप है पार्शियल बैन, जहां पर शराब को लेके कुछ टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जैसे कि कर्नाटका में कंट्री मेड लिकर जिसे एरक कहते हैं यानी देसी शराब, उसको बनाना और बेचना दोनों ही पूरी तरीके से बैन है। सिमिलरली महाराष्ट्र और मणिपुर जैसे स्टेट्स में कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर शराब को पूरी तरीके से या फिर कुछ तरीके का रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जहां पर शराब खुलेआम प्रमोट की जाती है। और इसमें लास्ट और तीसरा टाइप है फुल्ली ओपन रेस्ट्रिक्शंस,
ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर किसी भी तरीके का बैन या फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे स्टेट्स शामिल हैं और इन सभी स्टेट्स में एक स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट होता है जो कि शराब को बनाने से लेके उसको पीने तक सभी चीजें कंट्रोल करता है। और यहाँ तक कि इन सभी चीजों के लिए जो भी लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है वो भी ये एक्साइज डिपार्टमेंट ही इशू करता है। यानी कि शराब बनाएगा कौन, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, शराब को बेचेगा कौन और फिर पिएगा कौन, ये सभी चीजें स्टेट के एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर होती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट ये सभी चीजें खुद रेगुलेट करती है, ठेकों की लोकेशन से लेके उसके खुलने और बंद होने की टाइमिंग से लेके शराब की कीमत, ये सभी चीजें स्टेट गवर्नमेंट यानी एक्साइज डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। अब बात ये आती है कि आखिर सरकार इस शराब के बिजनेस से पैसे कैसे कमाती है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली सरकार के पास 4 तरीके हैं और चारों से वो करोड़ों रुपए छापती है। जिसमें पहला तरीका है लाइसेंसिंग फी एंड परमिट्स। देखो, वो सारे स्टेट्स जहां पर अल्कोहल पर किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां पर शराब बनाने और बेचने दोनों के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा और ये लाइसेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट ही देती है और इसके लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देना होता है। और ये फीस कितनी होती है ये डिपेंड करता है लाइसेंस के टाइप पर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट 3 टाइप के लाइसेंस इशू करती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस और रिटेलर लाइसेंस शामिल है। दूसरी चीज है कि आप कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे हो और तीसरी चीज है कि आपके लाइसेंस का टाइम यानी ड्यूरेशन कितना है। और एक बार ये लाइसेंस मिलने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर साल ये लाइसेंस कुछ समय बाद एक्सपायर कर जाता है और इसको रिन्यू कराने के लिए भी आपको एक मोटी रकम देनी होती है। दूसरा तरीका है रिटेल शॉप रेंटल्स एंड फीस, जिसमें सरकार ये डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन और दुकान पर ठेका खुलेगा, लेकिन सरकार उसे खुद ऑपरेट नहीं करती, वो किसी दूसरे आदमी को लाइसेंस देती है और उससे रेंट चार्ज करती है। तो इससे सरकार ठेके के प्राइम डिसीजन तो लेती है, लेकिन उसको चलाता कोई और है और बदले में सरकार को इससे रेंट भी मिलता है और जितनी भी शराब बेची जाती है उन पर लगी हुई एक्साइज ड्यूटी भी इनकी जेब में जाती है। तीसरा तरीका जिससे सरकार पैसा बनाती है वो है ऑक्शनिंग ऑफ लिकर शॉप्स। अब जब भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई नई दुकान खोलनी होती है तो वो उसे खुद तो ऑपरेट करती नहीं है और आखिर सरकार का काम दारू बेचना तो है नहीं, तो वो रिटेलर यानी ठेके चलाने वाले आदमी को ढूंढने के लिए ऑक्शन बेस्ड अप्रोच का यूज करती हैं। यानी उस ठेके के लिए ऑक्शन होता है और लोग बिडिंग करते हैं और जो सबसे ऊंची बिडिंग यानी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो उस ठेके का मालिक होगा, ऑफ कोर्स सरकार के बाद। और ये इतना ब्रिलियंट मूव है कि कंपटीशन के चलते बिडिंग्स बहुत ही ज्यादा ऊंची जाती हैं। एग्जांपल के तौर पर राजस्थान में एक बार वाइन शॉप के ऊपर बिडिंग हुई थी जिसमें वो बिडिंग 510 करोड़ तक पहुंच गई थी। और इसी तरीके से साल 2022 में हरियाणा के अंदर 160 लिकर शॉप्स खोलने के लिए सरकार को बिडिंग मेथड से 568 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। आखिरी और सबसे बड़े मुनाफे वाला तरीका है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस, और इसके अंदर भी 2 तरीके हैं, जिसमें पहला है एक्साइज ड्यूटी। सो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर शराब किसी भी ह्यूमन कंजप्शन के लिए या फिर किसी और चीज के लिए प्रोड्यूस होती है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगी। और ये एक्साइज ड्यूटी कई स्टेट्स के लिए अकेले ही टैक्स रेवेन्यू का 23% तक का हिस्सा रखती है। दूसरे तरीके का टैक्स है वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, और ये वैट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट अल्कोहल पर डिफरेंटली अप्लाई भी होता है। और यही कारण है कि गोवा पार्टी करने के लिए सबसे पसंदीदा जगह है, क्योंकि पूरे देश में सबसे कम वैट गोवा में ही है। तो सस्ती दारू, बढ़िया लोकेशन से अच्छा इंतजाम पीने वालों के लिए और क्या ही होगा। और यही कारण है कि अल्कोहल को जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उसके बाद सभी स्टेट्स में दारू एक ही रेट पर बिकेगी। और वैसे भी जीएसटी साल 2017 में आया है और उससे पहले तक भी बहुत सारी स्टेट्स लिकर सेल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी थी। और बिहार जैसे स्टेट्स जिन्होंने 2016 में ही उसे बैन कर दिया था, वो उस एक डिसीजन के कारण हर साल 4000 करोड़ तक का नुकसान झेलता है। साथ ही में ओवर कंजप्शन और इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए भी ये टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि बिहार और गुजरात जैसे स्टेट्स में जहाँ पर ये बैन है वहां पर दारू बिकती नहीं होगी? बनती भी होगी, बिकती भी होगी और लोग पीते भी होंगे। इसीलिए टैक्सेस को रेगुलेट करके कोई इलीगल प्रैक्टिसेस भी प्रमोट नहीं होंगी और अल्कोहल के कंजप्शन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर इससे सरकार की जेबों में पैसा आता ही रहेगा, क्योंकि पीने वाला तो 100 की भी खरीदेगा और 200 की भी। और अगर इसे जीएसटी में डाल देंगे तो प्राइसेस को रेगुलेट करना फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा ही नहीं। तो ओवरऑल दारू और शराब के इस बिजनेस को बंद करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो नुकसान पर पूरे देश को होगा वो सहने लायक तो बिल्कुल नहीं होगा। और बैन करने के बाद इलीगल एक्टिविटीज और स्मगलिंग का बढ़ना तो 100% तय ही है। तो टैक्सेस को रेगुलेट करके ये दोनों ही चीजें कंट्रोल में रहती हैं। तो भाई यही था अपना अल्कोहल का बिजनेस और इकोनॉमी पर इम्पैक्ट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो नशीली रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर देना, शेयर भी करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।